नमस्कार, मैं हूं रवि और आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्लासिफाइड विजडम में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से फ्रांस में नई नई राजनीतिक विचारधाराएं पनप रही थी और इनमें आपसी टकराव भी हो रहा था। इसी के साथ साथ फ्रांस में अतिवाद बढ़ रहा था, यानी कि रेडिकलिज्म फ्रांस की राजनीति में और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण फ्रांस के क्लर्जी और नोबल्स को फ्रांस छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज के लेक्चर की पहली हेडिंग है फ्लाइट टू वेरेंस, जिसमें लुई द 16th फ्रांस से भागने की कोशिश करता है, और उसके बाद सेकंड हेडिंग है कंप्लीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत फ्रांस को नया संविधान मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो जब अतिवाद बढ़ रहा होता है और फ्रांस की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहा होता है, आए दिन नोबल्स और क्लर्जीज पे हमले हो रहे होते हैं, इन सब को देखकर लुई द 16th काफ़ी घबरा जाता है। और उसी दौरान लुई द 16 की वाइफ मैरी एंटोनेटे और उनके ब्रदर कॉम्टे डी आर्टोइस लुई द 16 को ये सलाह देते हैं कि उन्हें इस क्रांति को दबाने के लिए कुछ कदम लेने चाहिए, और उसी के साथ साथ जो एमिग्रेस कुलीन वर्ग और पुरोहित वर्ग के लोग फ्रांस छोड़कर पड़ोसी देशों में चले गए हैं और कोशिश कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति को दबाने की, उनका साथ देना चाहिए। लेकिन लुई 16 ओपनली फ्रांसीसी क्रांति को चैलेंज करना मुनासिब नहीं समझता। उसे लगता है ये सही नहीं रहेगा अगर हम ओपनली चैलेंज करेंगे। लेकिन क्रांति समय के साथ और ज़्यादा बड़ी होती रहती है और इसके साथ साथ अतिवाद और ज़्यादा बढ़ता रहता है, जिसको देखते हुए लुई द 16 योजना बनाता है खुद और अपने परिवार को फ्रांस से भगाने की, जिसमें लुई द 16 महल से सर्वेंट्स के कपड़े पहनकर, और जो सर्वेंट्स होते हैं वो जो राजा की फैमिली है, और राजा के कपड़े पहनकर निकलते हैं महल से बाहर और फ्रांस से भागने की कोशिश करते हैं। तो ये बात है 27 जून 1791 की। लुई 16 अपनी वाइफ मैरी एंटोनेटे, भाई कॉम्टे डी आर्टाइस और रॉयल फैमिली के साथ छोड़ देता है टुलेरिस पैलेस, जहां पेरिस में वो रह रहा होता है। जब वुमेन्स मार्च होता है पेरिस टू वर्सिल्स और वर्सिल से वुमेन्स राजा को पेरिस लाती है, तब से वो टुलेरिस पेरिस में रह रहा होता है। ये भागता है मोंट मेडी की ओर। अब मोंट मेडी बेसिकली एक आर्मी कैंप होता है जहां पर जनरल बॉली तैनात होता है। जनरल बॉली ना तो रेवोल्यूशन को सपोर्ट करता था और ना ही जो एमिग्रेज हैं उन्हें सपोर्ट करता था। लेकिन जनरल बाउली लुई द 16 से ये वादा करता है कि आप एक बार मॉन्टमेडी आ जाओ किसी भी तरह से, और यहाँ से मैं आपको फ्रांस से स्कीप रूट मुहैया कराऊंगा। तो 20 जून को लुई द 16 अपनी फैमिली के साथ निकलता है, चोरी छुपे भागता है। लेकिन 21 जून को राजा और उसकी वाइफ को रेवोल्यूशनरीज के द्वारा वेरेंस में ही पकड़ लिया जाता है। वेरेंस एक और जगह है जो मोंटमेडी से पहले बढ़ती है फ्रांस में नॉर्थ ईस्ट की ओर, और इन्हें वापस लाया जाता है पेरिस। लेकिन इस दौरान कॉम्टे डी आर्टोइस सफल हो जाता है फ्रांस से भागने में। जब राजा भागता है फ्रांस से, तो जो फ्रांस की पब्लिक है, क्रांतिकारी हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड होते हैं इस हरकत से राजा की, और उन्हें अब राजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। उन्हें लगता है राजा कभी भी फ्रांस के ही खिलाफ साजिश कर सकता है, पड़ोसी देशों से मिलकर, और क्रांति को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, और इसी के साथ साथ फ्रांस का जो संविधान बनाने का सपना है उसे भी चकनाचूर कर सकता है। तो अब जो राष्ट्रीय सभा है वो जल्दी से जल्दी फ्रांस को एक नया संविधान बनाने की होड़ में लग जाती है, और यहां से शुरू होती है प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्रांस में जो राष्ट्रीय सभा होती है उसमें तीनों वर्ग के लोग होते हैं, जिसमें जो पॉपुलर पार्टी है सेंटर लेफ्टिस्ट की आइडियोलॉजी, उसका अभी तक दबदबा
होता है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि जो रेडिकलिस्ट हैं उनका दबदबा आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल दबदबा सेंटर और सेंटर लेफ्टिस्ट का ही होता है फ्रांस में। और इनकी जो विचारधारा होती है वो यही होती है कि फ्रांस में एक मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां पर राजा भी हो और उसके साथ साथ एक असेंबली भी हो जिसके पास पावर हो। तो तय ये होता है कि अब फ्रांस का जो संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगा। लुई द 16 के सामने पेश किया जाता है संविधान। जितने भी प्रोविजंस आज तक बनाए होते हैं इन 1 साल 2 सालों में 1789 से 1791 तक जितने जितने लॉज लाए होते हैं नेशनल असेंबली के द्वारा, उन सारे लॉज को कंपाइल करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है और उसे राजा को, जो लुई द 16 होता है, उसके सामने रखा जाता है और उसे बोला जाता है कि आपको ये संविधान स्वीकार करना होगा। राजा ओथ लेता है संविधान की और इसी के साथ साथ एक डिक्री आदेश भी दिया जाता है राजा के लिए कि अगर राजा कभी भी राष्ट्र को दबाने की कोशिश करे आर्मी के थ्रू, या राजा कोई भी षड्यंत्र करने की कोशिश करे, जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर नेशनल असेंबली को दबाने की या फ्रांस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ख़त्म करने की, या राजा अपना निर्देश दे किसी और को, अपनी अनुमति दे किसी और को इस संविधान को दबाने की, तो सीधे सीधे राजा के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगेगा और राजा को अपना पद त्याग करना होगा और राजा को फोर्सफुली इन दोनों के ऊपर साइन करना पड़ता है। लेकिन अब जो रेडिकल विचारधारा के लोग थे, रेडिकल विचारधारा के लीडर्स थे फ्रांस में, वो राजा की इस हरकत से बहुत ज़्यादा खफा होते हैं। उसी में से एक होते हैं जैक पियरे ब्रिसो। ये एक पिटीशन याचिका देते हैं जिसमें ये कहते हैं कि लुई द 16 जिस दिन फ्रांस से भागा उसी दिन वो देशद्रोही घोषित हो गया और उसे उसके पद से त्याग देना चाहिए। इस याचिका को कैम डे मार्स, अगर याद होगा आपको तो कैम डे मार्स एक बहुत बड़ा फील्ड था जहां पेरिस में, जहां पर ये याचिका पेटिशन आती है लोगों के सामने और हजारों की संख्या में लोग इस पेटिशन में साइन करते हैं। इसी दौरान दो और रेडिकल लीडर जो गिरोंडिन क्लब से होते हैं, जॉर्ज डांटन और कैमले डेसमोली, ये स्पीच देते हैं और बहुत उग्र स्पीच देते हैं जिससे कि जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा राजा के खिलाफ हो जाती है और वो राजा को नॉमिनल हेड भी नहीं बनने दिया जाए ये मांग रखती है। जिसे देखते हुए राष्ट्रीय सभा पेरिस की म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन होती है उनकी जो फोर्स होती है उनसे बोलती है पब्लिक ऑर्डर बनाने के लिए। और इसी दौरान जो नेशनल गार्ड्स होते हैं लाफायते के अंडर, वो काबू पाते हैं भीड़ में। जब पब्लिक पत्थर मार रही होती है फोर्स के खिलाफ, वहीं पर लाफायते ऑर्डर करते हैं अपनी आर्मी को फायरिंग करने के लिए पब्लिक के ऊपर, और इस फायरिंग में लगभग 50 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और यहाँ से नेशनल गार्ड्स की और लाफायते की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और पब्लिक की नज़र में लाफायते अब कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन के ही दुश्मन माने जाते हैं। जब ये मैसेकर ख़त्म होता है तो इसके बाद राष्ट्रीय सभा सर्टेन आज़ादियों में, सर्टेन प्रेस फ्रीडम्स में बैन लगाने की कोशिश करती है और बैन लगाती भी है। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर जो रेडिकल विचारधारा को प्रमोट करते थे उनमें
बैन लगाया जाता है। और अब फ्रांस नए संविधान के साथ साथ अतिवाद की ओर भी बढ़ रहा होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है वो होता है जीन पॉल मराट का फ्रेंड ऑफ द पीपल। इस पेपर को बैन कर दिया जाता है। और जब रेडिकलिस्ट के ऊपर फोर्स का यूज करने का डर होता है तो डाल्टन इंग्लैंड भाग जाता है, डेसमोली और मराट फ्रांस में ही छुप जाते हैं। और अब जो रेडिकल लीडर्स हैं वो चोरी छुपे सत्ता में दोबारा काबिज होने की कोशिश करते हैं, जो बाद में देखा भी जाता है। अब एक तरफ तो फ्रांस में नया संविधान इंट्रोड्यूस किया जा रहा था और फ्रांस का भाग्य अब आम जनता के साथ जोड़ा जा रहा था, जहां पर नए नए सुधारों की बात हो रही थी और जो ओल्ड रजीम है उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन उसी के साथ दूसरी तरफ साजिशें हो रही थी फॉरेन कंट्रीज में एमिग्रेज और फॉरेन रूलर्स के द्वारा इस रेवोल्यूशन को दबाने का और इस क्रांति से जो विचारधाराएं पनपी हैं उन्हें आगे ना बढ़ने देने का। 27 अगस्त 1791 को डिक्लेरेशन ऑफ पिलनिट्ज होता है जर्मनी में, जो उसमें प्रशिया होता है। पिलनिट्ज बेसिकली राजा का महल था। इसमें शामिल होते हैं होली रोमन एम्परर लियोपोल्ड टू, ये ब्रदर इन लॉ थे लुई द 16 के, यानी मैरी एंटोनेटे के भाई थे। दूसरे थे फ्रेडरिक विलियम टू प्रशिया के। तीसरे थे राजा के भाई चार्ल्स फिलिप और दूसरे भाई कॉम्टे डी आर्टोइस, जो भागते हैं लुई द 16 के साथ फ्रांस छोड़कर, और वो भाग पाते भी हैं फ्रांस से। तो ये कोशिश करते हैं कि इस रेवोल्यूशन को दबाया जाए। इस डिक्लेरेशन में ये सब नोबल्स मिलकर घोषणा करते हैं कि जो राजा का कॉज है, यानी राजा का जो उद्देश्य है, वो हमारा उद्देश्य है। हम अपील करते हैं फ्रांस की आम जनता और क्रांतिकारियों से कि राजा की लिबर्टी सुनिश्चित की जाए और राजा को आज़ाद किया जाए, और इसके साथ साथ जो रेवोल्यूशन है उसे खत्म किया जाए और पुरानी व्यवस्था को दोबारा स्टैब्लिश किया जाए। नहीं तो हम सब मिलकर फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर देंगे। रियलिटी में लियोपोल्ड इसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस होता नहीं है। वो एमिग्रेज और कॉम्टे डी आर्टोइस, जो राजा का भाई था, उसके दबाव में आकर उन्हें खुश करने के लिए ये डिक्लेरेशन करता है। लेकिन इससे जो फ्रांस की पब्लिक और रेवोल्यूशनरीज हैं वो और ज़्यादा भड़क जाते हैं और सेना और ज़्यादा एग्रेसिवली इसका जवाब देती है। जब हम आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में, जब हम देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान काफ़ी सारे वॉर्स लड़ता है फ्रांस अपने पड़ोसी देशों से, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड और जितने भी पड़ोसी देश हैं, प्रशिया, उनके साथ, और काफ़ी सारे युद्ध इसमें ये जीतता भी है। और बाद में कुछ हार भी देखनी पड़ती हैं फ्रांस को रेवोल्यूशन के दौरान इन वॉर्स में। आगे ये टॉपिक है जिसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब फ्रेंच रेवोल्यूशनरी फ्रांस को एक नया संविधान देते हैं। जब नेशनल असेंबली का गठन हुआ था तो उसी समय पर राष्ट्रीय सभा के उस दौरान के जितने भी प्रतिनिधि थे जो कानून बना रहे थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि जब फ्रांस का नया संविधान बन के तैयार हो जाएगा तो जितने भी पुराने प्रतिनिधि हैं वो सब के सब अपने पद से त्याग देंगे और नए प्रतिनिधियों को मौका दिया जाएगा फ्रांस की गवर्नमेंट चलाने का। और होता भी ऐसा ही है। लेकिन बाद में हम देखेंगे जब रेडिकलिज्म बढ़ता है तो कुछ नेता दोबारा से वापस आते हैं, ठीक है, जैसे गिरोंडिन्स राजनीति में दोबारा आते हैं और उसके साथ साथ जैकोबिन्स, रॉबस्फेयर दोबारा आते हैं, जहां पर रेन ऑफ टेरर की शुरुआत होती है फ्रांस में।
नया संविधान लुई 16 के आगे रखा जाता है और लुई 16 नए संविधान की शपथ लेता है, स्वीकार करता है उसको, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय सभा में एक स्पीच देता है जिसमें ये बोलता है, आई इंगेज टू मेंटेन इट एट होम, टू डिफेंड इट फ्रॉम ऑल अटैक फ्रॉम अब्रॉड एंड टू कॉज इट एग्जीक्यूशन बाय ऑल द मीन्स इट प्लेसेस एट माय डिस्पोजल। यानी कि मैं इसकी रक्षा करूंगा घर में, अगर बाहर से कोई भी नेशन कोशिश करता है संविधान को या इस देश के ऊपर अटैक करने की, तो मैं उसे नहीं होने दूंगा, मैं उसे रोकूंगा, और उसी के साथ साथ मेरे पास जितनी ताकत है मैं उतनी ताकत से इसे हमारे देश में लागू करूंगा। और इसी के साथ साथ 30 सितंबर 1791 को फाइनल सेशन होता है राष्ट्रीय सभा का फ्रांस में, और फ्रांस को मिलता है एक नया संविधान। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्रांस में किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश होती है जो 1791 से 1792 तक चलती है, और उस दौरान फ्रांस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। धन्यवाद।